रूस व यूक्रेन विवाद को जानने के लिए हमें पहले क्रीमिया को जानना होगा। साल 2014 तक यूक्रेन का हिस्सा रहा क्रीमिया आज रूस का हिस्सा बन गया है। जिस तरह से रूस ने क्रीमिया पर कब्जा किया, ठीक वही रास्ता आज वह यूक्रेन के लिए अपना रहा है। इसलिए यूक्रेन के साथ विवाद सामने आने के बाद क्रीमिया का नाम सभी के जहन में आ गया है। तो आइए पहले हम ये जानते हैं कि क्रीमिया कहाँ है, वह रूस में किन हालात में शामिल हुआ, क्यों यूक्रेन के साथ उसका नाम जोड़ा जा रहा है। इसके बाद हम यह भी जानेंगे कि सोवियत संघ के साथ क्रीमिया और यूक्रेन का क्या रिश्ता था, यूक्रेन के साथ रूस के आज के विवाद की वजह क्या है। क्रीमिया रूस के पड़ोसी देशों में से एक है, या यूक्रेन से भी जुड़ा हुआ है। यूक्रेन एक पठारी इलाका है और इसके तीनों ओर ब्लैक सी है। वहीं क्रीमिया से रूस के बीच जो समुद्री इलाका है उसे सी ऑफ एजोव कहा जाता है। रूस और क्रीमिया आपस में जमीन से जुड़े नहीं हैं, लेकिन क्रीमिया और यूक्रेन आपस में जुड़े हैं। यूक्रेन और क्रीमिया के बीच एक रेलवे लाइन भी है। कहा जाता है कि यहाँ रहने वाली जनसंख्या का बड़ा हिस्सा रूस का है। आज से करीब 239 साल पहले सन 1783 में क्रीमिया को रूसी साम्राज्य ने खुद में मिलाया था। तब कैथरीन द ग्रेट का शासनकाल हुआ करता था। कैथरीन द ग्रेट तब विशाल रूसी साम्राज्य की महारानी हुआ करती थी। 171 साल पहले सन 1954 में सोवियत संघ अपने आप में इंसानी दुनिया की भीड़ में एक अलग रसूखदार हैसियत रखता था। 1954 तक रूस और यूक्रेन दोनों ही सोवियत संघ का हिस्सा थे। वर्ष 1991 में कम्युनिस्ट शासन खत्म होने के बाद सोवियत संघ का विघटन हो गया। कई नए देश का निर्माण हुआ। उस समय यूक्रेन भी एक नया देश बन गया। 1991 में यूक्रेन ने अपनी आजादी की घोषणा कर दी थी, जिससे रूस बिल्कुल खुश नहीं था। पहले क्रीमिया पर यूक्रेन का ज्यादा होल्ड था, लेकिन जब सोवियत संघ टूटा तो रूस, यूक्रेन, क्रीमिया के बीच विवाद शुरू हो गया। रूस क्रीमिया पर अपना अधिकार जमाना चाहता था। फरवरी 2010 के आम चुनाव में विक्टर यानुकोविच यूक्रेन के राष्ट्रपति बने, लेकिन राष्ट्रपति के कुछ फैसलों से हालात बिगड़ते गए और ये फैसले रूस के पक्ष में ज्यादा थे। इसके बाद यहाँ काफी विवाद हुआ और यूक्रेन में यूनियन के समर्थकों की सत्ता की वापसी हुई। फिर रूस ने क्रीमिया पर कब्जा करने के लिए हमला कर दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार 27 फरवरी 2014 को रूसी बंदूकधारियों ने क्रीमिया पर सरकारी इमारतों पर कब्जा कर दिया। अगले दिन क्रीमिया के 2 हवाई अड्डों पर भी कब्जा किया। मामला बढ़ने पर क्रीमिया में जनमत संग्रह करवाया गया। इस जनमत संग्रह में क्रीमिया के लोगों ने फैसला किया कि उन्हें रूस के साथ जाना है। इस तरह से रूस और क्रीमिया साथ हो गए। इस दौरान रूस पर आरोप लगे कि उसने क्रीमिया पर कब्जा किया है, लेकिन रूस का कहना है कि यह जनमत संग्रह के आधार पर फैसला हुआ है। इसके बाद यूक्रेन के दक्षिणी और पूर्वी हिस्से में अलग होने की मांग उठने लगी। क्रीमिया पर हमले के लिए अमेरिका ने रूस पर कई प्रतिबंध लगा दिए थे। हालांकि पुतिन ने इन्हें नजरअंदाज कर दिया। उस समय भी यूक्रेन और रूस के बीच जंग जैसे हालात बन गए थे, लेकिन बिना जंग के ही रूस ने क्रीमिया को कब्जा लिया था। 18 मार्च 2014 को रूस ने क्रीमिया को औपचारिक तौर पर मिला दिया। 18 मार्च 2014 को पुतिन ने ओक्सीओनोव से मुलाकात की और एक संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत क्रीमिया रूस का हिस्सा बना। आइए अब जानते हैं कि यूक्रेन के साथ रूस के विवाद की वजह क्या है। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस के नए राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने यूक्रेन को एक अलग देश के तौर पर मान्यता दे दी थी। उस समय रूस ने क्रीमिया को यूक्रेन का हिस्सा बताया था। 2004 में विक्टर यानुकोविच यूक्रेन के नए राष्ट्रपति बने। इन्हें रूस का समर्थक माना जाता था, लेकिन 2008 में विपक्षी नेता विक्टर यूशोचेंको ने यूक्रेन को नाटो में शामिल कराने का प्रस्ताव पेश किया, लेकिन रूस नहीं चाहता था कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बने। अमेरिका ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। फिर नाटो ने यूक्रेन और जॉर्जिया को शामिल करने का ऐलान किया। इससे नाराज होकर रूस ने जॉर्जिया पर हमला कर दिया। 2010 के चुनाव में विक्टर यानुकोविच एक बार फिर चुनाव जीत गए। उन्होंने यूक्रेन को नाटो में शामिल होने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इससे यूक्रेन को $15 अरब के आर्थिक पैकेज का नुकसान हुआ। इस बात से नाराज लोग यानुकोविच के विरोध में सड़कों पर उतर गए। उधर 2014 में क्रीमिया में जनमत संग्रह कराया गया। 97% जनता ने रूस में शामिल होने के पक्ष में वोट दिया। इसके बाद क्रीमिया आधिकारिक तौर पर रूस का हिस्सा बन गया। इसके बाद भी दोनों देशों के बीच संघर्ष जारी रहा। 2019 के चुनाव में
वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की राष्ट्रपति चुने गए। फिर नाटो में शामिल होने की कोशिशें तेज हो गई। फिर विवाद और बढ़ गया। कई विश्लेषकों का मानना है कि रूस यह दबाव की रणनीति के तहत कर रहा है ताकि यूक्रेन को पश्चिमी देशों के सुरक्षा संगठन नाटो में जगह ना मिल सके। रूस को डर है कि अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन गया तो नाटो के ठिकाने उसकी सीमा के नजदीक खड़े कर दिए जाएंगे। हालांकि नाटो ने रूस को भरोसा दिलाया है कि इससे उसको कोई खतरा नहीं है। रूस और यूक्रेन के बीच विवाद को अभी नाटो से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन दोनों के बीच कई मौकों पर संघर्ष हो चुका है। इनमें 2014 की जंग भी शामिल है, जब रूस ने यूक्रेन से क्रीमिया छीनकर उस पर कब्जा कर लिया था। रूस पर आरोप लगते ही वह यूक्रेन के अलगाववादियों को पैसे और हथियारों से मदद कर रहा है। रूस इन आरोपों को खारिज करता है, हालांकि वह खुलकर अलगाववादियों का समर्थन करता है। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में मौजूद डोनबास को औद्योगिक शहर माना जाता है। वहां पर 2014 में हुई लड़ाई के दौरान 14,000 से अधिक लोग मारे गए थे। यूक्रेन और पश्चिमी देशों के आरोप हैं कि रूस अपने सैनिकों से भी विद्रोहियों की मदद कर रहा है। हालांकि रूस कहता है कि विद्रोहियों का साथ देने वाले रूसी स्वयंसेवक हैं। 2015 में फ्रांस और जर्मनी ने एक शांति समझौते की मध्यस्थता की, जिससे जंग रुक सकी, लेकिन इससे कोई राजनीतिक समाधान नहीं निकला। इस साल संघर्ष विराम उल्लंघन में तब तेजी दिखी जब यूक्रेनी सीमा के नजदीक रूसी सैनिकों ने युद्धाभ्यास शुरू कर दिया, लेकिन अप्रैल 2021 में रूस के इसे रोकने के बाद तनाव थोड़ा कम हुआ। अमेरिकी खुफिया अधिकारियों ने पिछले साल के अंत में ही आशंका जताई थी कि रूस यूक्रेनी सीमा पर 1.75 लाख जवानों की तैनाती करने जा रहा है और उनमें से आधे विभिन्न जगहों पर तैनात कर दिए गए हैं और 2022 की शुरुआत में रूस हमला कर सकता है। यूक्रेन ने शिकायत की थी कि रूस ने उसकी सीमा से कुछ ही दूरी पर 90,000 सैनिकों की तैनाती कर दी है। तब यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का कहना था कि रूस की 41वीं आर्मी की यूनिट रूस में येलन्या शहर के नजदीक है। यूक्रेन की उत्तरी सीमा से यह शहर सिर्फ 260 किलोमीटर दूर है। रूस का आरोप है कि यूक्रेन ने 2015 के शांति सौदे का सम्मान नहीं किया है और पश्चिमी देश यूक्रेन को इसका पालन करने में नाकाम रहे हैं। इस सौदे के तहत रूस को एक कूटनीतिक जीत मिली थी और इसने यूक्रेन को विद्रोहियों के गढ़ों को स्वायत्तता देने और उन्हें आम माफी देने के लिए बाध्य किया था। हालांकि इस सौदे पर अमल नहीं हो पाया। इस पर अमल ना होने के लिए यूक्रेन रूस को जिम्मेदार ठहराता है। उसका कहना है कि रूसी समर्थित अलगाववादियों ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया और पूर्व में विद्रोहियों के गढ़ में रूसी सैनिकों की मौजूदगी है। हालांकि रूस इन दावों को खारिज करता रहा है। इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच रूस ने यूक्रेन, फ्रांस और जर्मनी के साथ बैठक करने से इनकार कर दिया था और कहा था कि 2015 के शांति समझौते को यूक्रेन द्वारा न मानना व्यर्थ है। वहीं रूस लगातार अमेरिका और उसके नाटो सहयोगी देशों पर यूक्रेन की हथियारों से मदद करने और संयुक्त सैन्य अभ्यास करने की आलोचना करता रहा है। उसका कहना है कि यूक्रेन के सैनिकों को बलपूर्वक विद्रोहियों के इलाकों को दोबारा कब्जा करने के लिए प्रेरित करता है। इस साल की शुरुआत में पुतिन ने चेतावनी देते हुए कहा था कि यूक्रेन के पूर्वी हिस्से पर कब्जे की सैन्य कोशिशों के यूक्रेनी राष्ट्र के दर्जे के लिए गंभीर परिणाम होंगे। रूसी राष्ट्रपति लगातार रूसियों और यूक्रेनियों को एक ही लोग कहते आए हैं और दावा करते हैं कि सोवियत समय में यूक्रेन को गलत तरीके से ऐतिहासिक रूसी जमीन मिल गई थी। वहीं पुतिन की चिंता यूक्रेन के नाटो में शामिल होने को लेकर भी है। वह चेता चुके हैं कि नाटो उनके लिए एक सीमा रेखा की तरह है। उन्होंने कहा है कि नाटो सदस्यों की यूक्रेन में सैन्य ट्रेनिंग सेंटर बनाने की योजना है, जो यूक्रेन को नाटो में बिना शामिल हुए उसके खिलाफ सैन्य मजबूती देगी। पुतिन ने जोर देते हुए कहा कि रूस को अमेरिका और उसके सहयोगियों से विश्वसनीय और दीर्घकालिक सुरक्षा गारंटी चाहिए कि वे पूर्व की और नाटो की किसी भी कदम से वे खुद को दूर रखेंगे और रूसी क्षेत्र के नजदीक उसके लिए खतरा पैदा करने वाले हथियारों की तैनाती से भी दूर रहेंगे। पुतिन ने यहां तक भी कह दिया है कि उन्हें इस पर कोई जुबानी भरोसा नहीं है, बल्कि कानूनी गारंटी चाहिए। इस मुद्दे पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच वर्चुअल बैठक भी बेनतीजा साबित रही है। यूक्रेन में हाल के घटनाक्रम सभी के सामने हैं। इस विवाद का फिलहाल कोई समाधान नजर नहीं आ रहा है। यदि हम यह कहें कि कुछ ताकतवर देशों की वर्चस्व की लड़ाई का आगाज है यूक्रेन विवाद, तो यह गलत नहीं होगा। कहीं ना कहीं यह विवाद वैश्वीकरण के साए में पनपा है और शायद इसका अंत दुनिया भर में संघर्ष के रूप में होगा।
इसी के साथ हम आज की खबर को समाप्त करते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।